हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के अगले भाग की ओर। यह वीडियो जो है वो इस चैप्टर का 10वां भाग होगा। आप लोग जो है मेरे साथ जो है इस चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं और बहुत से लोग जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एक और विनती आप लोगों से कि वीडियो को देखने के साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। लाइक बहुत से कम लोग करते हैं, लाइक भी करें। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आपका लाइक हमें यह एहसास दिलाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और जिससे जो है हम आगे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज की टॉपिक जो है वह है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो लेंस सूत्र जो है आप देख सकते हैं, यह लेंस सूत्र है। इस लेंस सूत्र में 1/v इक्वल टू 1/v 1 मिनट हाँ, फिर से हम लोग देखते हैं इसको। यह लेंस सूत्र है, आप देख सकते हैं। यह 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। इसे आप जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड में इंटरचेंजिंग करके जो है फार्मूला चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ये चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं इसे आपको बता देता हूँ। जैसे 1/v है आपका, हम माइनस 1/u को लेफ़्ट साइड से राइट साइड ले जाए तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। ये सिंपल सा इंटरचेंज है जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि 1/v माइनस 1/f कर सकते हैं। f वाले को लेफ़्ट साइड ले आएंगे और 1/u को राइट साइड ले जाएंगे। या आवश्यकता के अनुसार इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप इसी फॉर्मूले के माध्यम से जो है वो बना भी सकते हैं। तो चलिए आप लेंस सूत्र को अच्छे से समझ रहे हैं, जहाँ इस लेंस सूत्र में भी जो है वो, मैं आशा है कि आपको याद होगा, भी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी को, यू जो है वो वस्तु की दूरी को और एफ जो है वो फोकस दूरी को इंगित करता दर्शाता है। तो चलिए हम लोग आगे की बढ़ते हैं। और आवर्धन, तो आवर्धन जैसा कि हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, आवर्धन की परिभाषा भी वही है। इसे m से निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है, क्योंकि आवर्धन को अंग्रेजी में जो है वो मैग्नीफिकेशन बोला जाता है, इसलिए इसे m से सूचित किया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि विज्ञान में जो भी संकेत होते हैं वह उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर या दूसरे अक्षर से, या और भी कुछ रीजन है जैसे वैज्ञानिक हुए तो उनके अनुसार भी इन्हें रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उनके अंग्रेजी के नाम के पहले अक्षर और दूसरे अक्षर के मेल से या सिंगल से बनाया जाता है। तो आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्नीफिकेशन बोला जाता है, इसलिए जो है इससे m से सूचित किया जाता है। तो m मैग्नीफिकेशन क्या है, यह क्या बताता है? तो प्रतिबिंब और बिंब अर्थात वस्तु के बीच के, इन दोनों के बीच जो है इनकी ऊंचाई का एक तुलनात्मक मान होता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है किसी वस्तु का वो कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब को h डैश से और बिंब को h से इंगित करते हैं, इसलिए m बराबर h डैश बटा h लिखा जाता है। इसका अन्य फार्मूला जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये फार्मूला, ये तीनों को हम आपस में इक्वल ले सकते हैं। जैसे m बराबर एक बार आप h डैश बटा h ले सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, और फिर जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप जो है ये m बराबर ये v/u भी लिख सकते हैं, या तो फिर आवश्यकता जैसी उसके अनुसार जो है आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में बराबर ले सकते हैं। जैसा प्रश्न हो उसके अनुसार आपका जो है इस सूत्र का उपयोग करना होता है, और उसी के अनुसार आप जो है इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं लेंस सूत्र से संबंधित। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है आपके सामने कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब बने, और ध्यान दें आपको सबसे पहले जो है प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक होता
है। अगर प्रश्न आप अच्छे से समझ जाते हैं तो न्यूमेरिकल में आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी लेंस सूत्र से लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए या दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको पूछी जाती है तो आप सबसे पहला यह ध्यान दें कि वहाँ किस दर्पण का या किस लेंस की चर्चा की गई है। तो हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर अवतल लेंस की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? अवतल लेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको लेंस या दर्पण पे ध्यान देना। तो यहाँ अवतल लेंस की चर्चा की गई। और क्या दिया हुआ? तो फोकस दूरी। और क्या दी गई है? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए? बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए? अब ध्यान दें कि बीम अर्थात वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी वस्तु की दूरी u के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थात u बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको u ज्ञात करना है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बीम का लेंस से, बीम का अर्थात वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना। क्या बना? प्रतिबिंब बने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, अर्थात ये क्या दिया हुआ है? भी दिया हुआ है। तो f मेरे पास है, भी है, u ज्ञात करना है। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, जहां आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान देंगे कि मैंने अभी बताया कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि लेंस कौन सा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लेंस कौन सा है हमारे पास? अवतल लेंस है। और अवतल लेंस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अवतल लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस होता है ये, अगर हम देखें तो वस्तु जो है वो बाईं ओर होती है, इसका प्रतिबिंब भी जो है बाईं ओर बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बाईं अर्थात ये एक्स डैश अक्ष पे है, तो एक्स डैश अक्ष पे होने पर जो है यू का वैल्यू क्या होगा? ऋणात्मक होगा। भी इसी और होगा, इसलिए भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और एफ जो है अवतल लेंस में हमेशा ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होता है। तो ये जो डाटा है मेरे पास उसकी परिकल्पना, इसके बारे में आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था इसके बारे में कि यू भी एफ को चिन्ह परिपाटी जो मैंने आपको समझाए हुए थे। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में फिर से एक बार लिख कर दिखा देता हूँ कि क्या क्या जो है इसमें प्लस होंगे और क्या माइनस होंगे। तो यू भी एफ एच एच डैश, आप ध्यान दें जैसे अभी मैंने बताया, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो यू और भी दोनों एक ही तरफ होंगे, एक्स डैश सच में होंगे, यानी यू भी माइनस भी माइनस। और मैंने आपको बताया था फोकस भी इसी और लेंगे, और ऐसे भी मैंने बताया था कि अवतल लेंस में फोकस हमेशा ऋणात्मक होता था, एफ भी माइनस। और ये दोनों ऊंचाइयाँ जो है वो वाई अक्ष से कंपेयर होंगी, अर्थात ये दोनों धनात्मक होंगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में प्रतिबिंब की दूरी को ऋणात्मक -10 लिखा गया है और फोकस दूरी को भी ऋणात्मक -15 सेंटीमीटर लिखा है। बीम की दूरी अर्थात यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं लेंस सूत्र 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आवश्यकता के अनुसार इसको इंटरचेंज करते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि चूँकि u निकालना था तो u को अगर हम लोग जैसे यहाँ 1/v एफ को लेफ्ट साइड ले जाए तो 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u हो जाता है। अब इसके इन दोनों को कम्प्लीटली इंटरचेंज कर दें, इसे लेफ्ट साइड ले जाएं और इसे राइट साइड ले जाएं तो हमें ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब हम लोग आगे की सॉल्यूशन में ध्यान दें तो आगे की सॉल्यूशन को हम लोग क्या देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया है कि 1/u का तो u निकालना इसलिए वो ऐसे ही रह गया। v का मान -10 था तो -10 लिखे। f का मान जो है वो -15 था। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ प्रश्न का जो माइनस है ये सूत्र का माइनस है। ऐसा ना करें कि जैसे -15 है आपका तो इस माइनस को आप लिखना छोड़कर, इस माइनस को आप लिखना छोड़कर जो है यहाँ माइनस दिया हुआ तो आप इसे छोड़ दें, ये इस तरीके से गलत हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उस माइनस को आपको लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ कि 1/v यानी v का वैल्यू -10 तो -10 यहाँ पुट किया गया है। f का वैल्यू -15 तो यहाँ -15 ब्रैकेट में लिखा गया है। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो देखिए -1/10 प्लस 1/15 लिखा गया है इसको। अब ये क्या है? तो ये फ्रैक्शनल ऐड और सब्ट्रैक्ट है, मतलब भिन्न का जोड़ घटाओ जिस प्रकार से आप बनाते वैसे ही हल करेंगे। तो 10 और 15 का लासा 30, 10 से डिवाइड करेंगे 30 को 3 बार में, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। उसी प्रकार से आगे इसे सॉल्व किया गया। तो यहाँ से 1/u इक्वल टू हमें
1 माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं 1/30 प्राप्त होती है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u मल्टीप्लाई जो है आप -1 यहाँ लिखिएगा तो -30 हम यहीं लेते हैं। तो 1/u, सॉरी मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। सो मेरे पास क्या मिला है 1/u इक्वल टू 1/-30 है। तो हम इसे तिर्यक मल्टीप्लाई करें, इसको इधर से और इसको इधर से, तो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। जो इकाई दी गई थी प्रश्न में उसी के अनुसार चलेंगे। तो -30 सेंटीमीटर u, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी चिन्ह परिपाटी समझाया था कि u जो है बीम की दूरी या वस्तु की दूरी जो है वो भी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आई है, ऋणात्मक आई हुई है -30 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ लिखा गया है कि बीम की दूरी क्या है, अर्थात वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब है आवर्धन भी प्रश्न में पूछा गया था। तो आवर्धन बराबर मैंने आपको अभी सूत्र बताया था। आवर्धन बराबर जैसा कि आपने सूत्र पढ़ा कि m बराबर जो है हम लोग H' भी लिखते हैं और इसके बराबर v/u भी लिखते हैं। तो मैंने बताया आवश्यकता के अनुसार आप जो है वो इन दोनों को आपस में इक्वल लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप फिर क्या इन दोनों को आपस में इक्वल लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, आप जो है m इक्वल v/u ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में न्यूमेरिकल जो आवर्धन ज्ञात करना है तो m बराबर v/u सूत्र का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं सीधा साधारण सा प्रश्न है v/u। तो v का वैल्यू -10, u का वैल्यू -30, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/3 दैट इज प्लस 0.33, अर्थात ये वैल्यू क्या है, देखिए 1 पॉइंट समथिंग आता है तो इसका मतलब जो है ऐसे 0 पॉइंट समथिंग आता है तो वो क्या होगा, आवर्धन क्या बताता है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो क्या है, सीधा है। और मैंने आवर्धन के संबंध में आपको बताया हुआ था कि आवर्धन अगर लेंस में आवर्धन अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगी। प्रतिबिंब क्या होगी, आभासी होगी, और आभासी है तो प्रतिबिंब सीधी होगी। यहाँ हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 1/3 है, 1/3, इसलिए लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रश्न को अगर ध्यान दें, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो नोट दी गई है इस पर ध्यान दें। यहाँ धनात्मक चिन्ह दिया गया है, ये धनात्मक, इसलिए प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी। चूँकि ये धनात्मक है तो आभासी प्रतिबिंब आभासी होगी तो सीधी होगी। और प्रतिबिंब का साइज है जो है वो कैसा है, तो साइज क्या है 1/3, अर्थात वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब जो है वो 1/3 है, वस्तु की तुलना में छोटी है, बिंब की तुलना में छोटी है। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल को देखें और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ जाए। अगले न्यूमेरिकल को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो अगले न्यूमेरिकल में अगर हम लोग ध्यान दें तो अगले न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है, तो अगले न्यूमेरिकल देखिए, कहा जा रहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। प्रश्न को आप जो सेक्शन वाइज पढ़ें और समझने का प्रयास करें, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, पूरे प्रश्न को एक साथ पढ़ते हैं। आप पूरे प्रश्न को एक साथ पढ़ने के क्रम में जो है वो प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण जो है उनसे कई बार प्रश्न को हल करने में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं उसे सॉल्व करने में जो है गलतियां हो जाती है। इसलिए आप पार्ट बाय पार्ट करके ही प्रश्न को पढ़ें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप देख सकते हैं कि कोई वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो लंबी एक वस्तु बीम है, यानी h दी गई है 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी f है 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बोला था कि आपको ध्यान देना है कि लेंस कौन सा बोला है या दर्पण कौन सा बोला है। यहाँ किस लेंस की जिक्र किया गया है, उत्तल लेंस। किस लेंस का जिक्र है, उत्तल लेंस का। यहाँ तक तो हो गई। बीम की लेंस से दूरी, बीम की लेंस से दूरी अर्थात वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी अर्थात u दी गई है। तो आगे क्या पूछा जा रहा है, आगे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति,
तथा साइज ज्ञात करना है, इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो 4 चीज़ें आपको बतानी है, प्रकृति, स्थिति, साइज और आवर्धन। तो सबसे पहले देखिए क्या है, उत्तल लेंस है। क्या दिया है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। क्या दिया हुआ है, तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के संबंध में मैंने आपको बताया था, ये उत्तल लेंस होता है। और इसको थोड़ा फिर से बता दूं आपको, मैं जानबूझकर इसे रिपीट करता हूं ताकि आप लोग इसे भूले नहीं। ये उत्तल लेंस है। अगर वस्तु इस ओर रखी गई है तो पहली किरण जो है वो समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, और अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। दूसरे को हम लोग प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु किस ओर है, इस ओर है, तो वस्तु की दूरी u क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, है ना। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब बिंब जो है, बिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर है, अर्थात h क्या होगा, धनात्मक होगा। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब किधर बना है, इस ओर बना है, तो भी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। f के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब जिधर बनती है उधर ही फोकस को हम लोग लेते हैं समानता। और ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो है वह ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है। तो यह क्या हो गई, धनात्मक। अब क्या है, एच डैश, तो ये उल्टा बन रहा है, जिसे वाई डैश एक्स से कम तुलना करेंगे इसके हाइट को, तो इसलिए एच डैश क्या होगी, ऋणात्मक। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखें कुछ उसी प्रकार से, चूँकि उत्तल लेंस था इसलिए एच जो है वो 2+ हो गया, फोकस दूरी धनात्मक, जैसा कि मैंने बताया उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी सदैव धनात्मक, तो एफ को प्लस में लिखा गया। यू जो है वो सदैव ऋणात्मक होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। तो ये प्रतिबिंब है भी, ये तो ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब क्या होगी, धनात्मक। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा, जैसे आप प्रश्न को हल करते हैं, भी जो है हम जान रहे हैं कि उत्तल लेंस में भी धनात्मक होता है, और बाई चांस अगर आप सॉल्व कर कर भी ऋणात्मक लाते हैं तो आप उससे समझ सकते हैं कि आप जो है कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। तो h 2 सेंटीमीटर, f जो है +10 सेंटीमीटर, u -15 सेंटीमीटर हमें भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग दर्पण सूत्र जो है अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या था, प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, 1 मिनट, हाँ, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और जो है आपको उसके साथ साथ साइज और आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो चलिए लेंस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की जो लेंस सूत्र 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ये लेंस सूत्र। जैसा भी मैंने बोला कि आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। तो u को राइट साइड लेके जाया गया है, इसलिए 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। हम लोग अब आगे इसके सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, u और f के वैल्यू को पुट करना है। तो आप इस प्रश्न में देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में ध्यान दें, यहाँ पर जो है u -15 था, पुट इसे वैल्यू रखा गया है, और यहाँ f था तो f की जगह 10 रखा गया। अब ये फिर से भिन्न का जोड़ घटाव वाली स्थिति है, फ्रैक्शनल। तो इसे सॉल्व करने पे 1/v 1/30 आता है। देखिए यहाँ पर इसे u लिख दिया गया है, जो कि गलत है, यहाँ पर v होगा, वो मिसप्रिंट है कुछ बुक का। तो v कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। v कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं v क्या है, धनात्मक। अगर एक नंबर आपका लिखा हुआ है उसके सामने कोई साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो वहाँ धनात्मक छिपा हुआ होता है। तो v क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात हो गई, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट किया गया है, मेंशन किया गया है कि भी धनात्मक चिन्ह दर्शाता है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति, ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रकृति, तो ये क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। उत्तल लेंस में हम लोगों ने ऐसे भी पढ़ा है कि सारे प्रतिबिंब क्या बनते हैं, सिर्फ छठे केस को छोड़कर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वास्तविक तथा उल्टा, तो ये होगी प्रकृति। यहाँ पर जो है उसके बाद इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब आवर्धन पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ आवर्धन का सूत्र लिखा गया है कंप्लीटली।
अब मेरे पास क्या क्या डाटा दिया गया है, अभी मैंने बताया था कि आप किस प्रकार से जो है फॉर्मूला को बदल कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिया गया था एच डैश बाई एच। मैं इसे फिर से मार्क करके दिखाता हूँ। इसे हल करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। एच डैश बाई एच, एच तीर गुना होकर भी की तरफ चला गया, तो इसलिए एच डैश इक्वल टू एच मल्टीप्लाई भी बाई यू। अब हमें मेरे पास एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी, भी अभी 30 सेंटीमीटर ज्ञात हुई है, और यू की वैल्यू -15 थी। तो यहाँ पर देखिए आप इसे पुट किया गया है और इसे सॉल्व किया गया है। तो 15 से देंगे 30 को 2 बार में, 2 दूनी 4, -4 सेंटीमीटर। माइनस क्या दर्शाता है कि ये उल्टा प्रतिबिंब है, वाई एक्स से कंपेयर होगा। तो यहाँ एच डैश भी हमें ज्ञात हो गया। अब क्या बचा है, आवर्धन। तो प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति हमें पहले ही ज्ञात हो चुकी थी। अब है आवर्धन और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात हो चुकी है, प्रतिबिंब का साइज जिसे कहते हैं। आवर्धन तो असामान्यता, अब आप इसमें से कोई भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, या तो m बराबर आप एच डैश बाई एच उपयोग करके जो है आवर्धन ज्ञात कीजिए, या तो फिर आप m बराबर v बाय यू सूत्र का उपयोग करके आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर v बाई यू का उपयोग किया गया है। तो आवर्धन कितना है, -2। अभी मैंने आपको बताया था कि m, आप ध्यान रखें m से भी आपको जो है m की वैल्यू अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी तथा सीधा होता है। ये प्रतिबिंब की प्रकृति बताने में सहायक होता है। और अगर m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, और अगर m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। ये आपको आवर्धन जो है प्रतिबिंब की प्रकृति बताने में सहायक होता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखें। ऐसे तो आप जो है वो अगर भी आपको ज्ञात करनी होती है तो भी अगर ऋणात्मक आती है या धनात्मक आती है तो इसकी सहायता से भी आप प्रतिबिंब की प्रकृति बता सकते हैं। क्योंकि भी ऋणात्मक तभी आएगी जब प्रतिबिंब किधर बन रही हो, वस्तु जिस और हो, उत्तल लेंस में, और ये छठे केस में होता है। तो अगर भी ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी तथा उल्टा होगा, और अगर भी धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा, और अगर धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो आप भी की सहायता से भी यह पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, या तो फिर आप m आवर्धन की सहायता से भी इस चीज़ के बारे में प्रतिबिंब की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर उसी चीज़ को पूर्णतः एक साथ सारे उत्तर को जो है यहाँ पर समायोजित करके लिखा गया। m तथा h डैश ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाते हैं कि उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है। h डैश से भी हमें यह पता चलता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इस प्रकार एक वास्तविक उल्टा तथा 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस की दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कितना है, दो गुना विवर्धित है, मतलब 2 गुना बड़ा है। तो इतना आप डिटेल ना लिखें, लेकिन एक एक करके जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना आपको आंसर देना है। आशा आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब लेंस की क्षमता, अब क्या है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या है, हम लोग चलते हैं लेंस की क्षमता क्या है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो कितना जो है अभिसरित कर सकता है या अपसरित कर सकता है, इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f, P = 1/f, तथा लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और आप ध्यान दें तो इस स्थिति में जो है लेंस की क्षमता ज्ञात करने के समय जो है फोकस दूरी को हम लोग मीटर में ही व्यक्त करते हैं। जो फोकस यहाँ पर रखेंगे उसे मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो इसलिए 1 डायोप्टर, और आपको 1 डायोप्टर की परिभाषा तो अब तो पूछी नहीं जाती है, लेकिन 1 डायोप्टर क्या है, तो 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। कितनी हो, 1 मीटर हो, है ना। 1 डायोप्टर यहाँ पर इंगित किया है। उत्तल लेंस की क्षमता, एक मिनट, आप देख सकते हैं
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यहाँ क्षमता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक। ऐसा क्यों होगा ये आपको समझना है। ऐसा क्यों होगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूं। क्योंकि अभी देखिए आपने सूत्र पढ़ा कि P इक्वल टू 1/f होता है, और उत्तल लेंस में जो है f क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है, और अवतल लेंस में f क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होता है। इसलिए जब आप P अगर आप ज्ञात करें, चूँकि P बराबर 1/f है, तो अगर आप उत्तल लेंस में चलते हैं तो P बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/ धनात्मक वैल्यू कुछ भी हो, अगर मान लीजिए 1 मीटर है तो ऐसी स्थिति में P की वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएगी। इसलिए उत्तल लेंस में लेंस की क्षमता धनात्मक हो गई। वहीं आप अवतल लेंस में रखेंगे तो F की वैल्यू यहाँ आपको क्या लिखनी होगी, -1 लिखना होगा। अगर फोकस दूरी मान लीजिए 1 मीटर है तो -1 लिखेंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। इसलिए जो है अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है। अच्छा, आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अब वन डायोप्टर का ये जो सूत्र दिया गया, वन डायोप्टर इक्वल टू, इस सूत्र का ये कैसे आता है, वन डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स क्यों लिखा जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, घातांक वगैरह, घातांक के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मैंने आपको इससे भी समझा देता हूँ कि P बराबर जो है, 1 मिनट, P बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा, 1/f। अब यहाँ ध्यान दें कि P का मात्रक तो होता है डायोप्टर, तो हम इधर लिख दें डायोप्टर, क्या लिख दें, डायोप्टर। अब इधर ध्यान दीजिए कि F का मात्रक क्या होता है, मीटर। F का मात्रक क्या होता है, मीटर। फोकस दूरी हमेशा लेंस की क्षमता के लिए मीटर में ही रखेंगे, ये आप ध्यान रखें। तो D बराबर 1/m, m को अगर हम ऊपर की ओर ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, D बराबर 1m का पावर -1, और इधर 1 हो गया ये। अर्थात वन डायोप्टर बराबर हम लोग क्या देख सकते हैं, वन डायोप्टर बराबर, आप देख सकते हैं, वन डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स। ये किस प्रकार से आता है आप इसे समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये मुख्य थे। अब यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे हम आप देख लीजिए, लेंस की क्षमता ही वह कारण होती है जिसका उपयोग जो है, लेंस की क्षमता को मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है जब कोई व्यक्ति, जैसे इसके अगले अध्याय में आप लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जब कोई व्यक्ति मानव नेत्र से संबंधित किसी रोग से ग्रसित होता है, जैसे किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, किसी को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो वैसी स्थिति में जो है जो डॉक्टर होते हैं वो लेंस की क्षमता का ध्यान रखकर जो है उन्हें चश्मा लगाने का या लेंस लगाने की सलाह देते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। जैसे निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लेंस की क्षमता जो है किसकी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है, और किसकी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो अब आप समझ सकते हैं, जब आपके कोई प्रिस्क्रिप्शन देखें या किसी को अगर लिखा गया है कि +2D, इसका मतलब उसे 2 डायोप्टर क्षमता वाली उत्तल लेंस की चश्मे बनाने की आवश्यकता है। और अगर -2D लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि उसे, अगर -2D लिखा हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसे 2 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की आवश्यकता है। ये यहाँ पर इसी बिंदु को आपको समझाया गया है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अब लेंस की क्षमता को अगर हम समायोजित करें तो ये एक सीरीज होता है, इसलिए P बराबर जो है P है ना, संपूर्ण अगर बीजगणितीय देखें कि अलग अलग लेंसों की कुल क्षमता क्या होगी, तो कुछ नहीं, सभी लेंसों की क्षमता का योग होगा। इसलिए P बराबर P1 + P2 + P3 डैश डैश डैश, अन्य भी आ जाएंगे तो इसी में शामिल हो जाएंगे।
चलिए अब हम लोग चलते हैं। चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो चुकी है। कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। तो अभी हमने आपको बताया, ऊपर तो दी गई थी और उसे आइडेंटिफाई भी मैंने किया था कि एक डायोप्टर किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करनी है तो वह लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, है, तो उसकी जो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है 50 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात ये प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, भी दिया गया है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, अर्थात वस्तु की दूरी कहाँ होगी सुई, है ना, तो यू ज्ञात करना। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का, ध्यान दें, प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब हो तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करें। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि प्रतिबिंब और बिंब की साइज कब बराबर होती है, जब वस्तु 2f1 पर हो, अर्थात अगर प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है तो वस्तु भी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, क्योंकि दोनों ही के 2f1 पर अगर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मैं आपको चित्र की सहायता से समझा देता हूँ। आपको याद होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जैसे ये उत्तल लेंस होता है तो ये कुछ प्रकार से, ये हम f1 लेते हैं और यहाँ 2f1 लेते हैं, और इस और जो है वो f2, और फिर क्या लेते हैं हम लोग 2f2 लेते हैं। तो यहाँ वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये ऐसी मैंने आपको समझाया था उत्तल लेंस के बारे में, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर थी, ये पूरी दूरी इसके बराबर होती है, अर्थात प्रतिबिंब यहाँ बना है तो ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर, अर्थात यू कितनी दूरी पर, वस्तु कितनी दूरी पर है 50 सेंटीमीटर पर है। 2f1 पर वस्तु है, वस्तु की स्थिति हमें पता चली कि 2f1 पे है। आप ध्यान दें कि 2f1 क्या है, वक्रता केंद्र है, तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र की आधी, इसलिए फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा 50/2, अर्थात 25 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस दूरी। आशा आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की और, तो अगला प्रश्न क्या है हम लोग उसे देखते हैं। अगले प्रश्न में देखें कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ये साधारण सा प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है हमें। तो आप यहाँ ध्यान दें, P बराबर हम लोग क्या पढ़ें, P बराबर 1/f। चूँकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस है तो 1/ हम इसे क्या लेंगे तो -2 लिखेंगे, क्योंकि ये अवतल लेंस है तो -2 इसे डिवाइड कर देंगे तो -0.5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। माइनस क्या दर्शाता है, लेंस कौन सा है उसे इंगित करता है। आशा है आप इसे भी समझ गए होंगे। और एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि भले ही मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन आप पेशेंस रख के सारे वीडियो को देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जहाँ तक होता है मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी को अच्छे रखूँ, लेकिन कुछ समस्याएं ये है कि गूगल पे यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद ये होता है कि मैं अगर फुल HD डालता हूँ तो ये हाफ रेट में ही शो करता है, तो ये समस्या है। खैर मैं इसे आगे भी जारी रखूँगा और जो है इसमें सुधार करने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूँगा। अगर वॉइस क्लियरिटी नहीं है तो मैं उसके लिए भी जो है प्रयासरत हूँ और आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर जो है वीडियो बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। चलिए ये तो प्रश्न थे अध्याय के। अब आपने क्या सीखा आप इसे अपने बुक से पढ़ सकते हैं। ये सार दिया हो रहा था जो आप लोगों ने बुक में अध्ययन किया। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, आप इसे भी कर सकते हैं, आप इसे देख लें। मैं इसके अगले वीडियो में जो है आप लोगों के सामने और कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।